देखें जरा, लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीदिंग, है ना। बट अब तो पोल्यूशन के हालात ऐसे हैं कि अब तो ब्रीदिंग की स्टॉप ही करनी पड़ेगी। वन मोर थिंग, टेस्ट कंपलसरी हैं। आप बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं हैं, ठीक है। आपका रिजल्ट कैसे इंप्रूव होगा उसके लिए कई बार हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। टेस्ट के बिना क्लासेस नहीं होगी। वट इज योर एक्सक्यूज, वट एवर इट में बी, आपका है हमारा नहीं, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट खराब होगा तो नाम हमारा पहले आएगा, आपका नहीं आएगा। कभी भी रिजल्ट किसी का खराब होता है तो क्या बोलते हैं, बकवास टीचर थे, बकवास इंस्टीट्यूट का, एंड वी आर रेडी टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हमें प्रॉब्लम नहीं है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, अच्छा है उसके लिए भी, तो अच्छे के लिए क्रेडिट लेते हैं ना, तो बुरे के लिए भी क्रेडिट जिम्मेदारी बनती है। वी आर रेडी टू टेक, बट जो डिसिप्लिन है, जो टर्म्स कंडीशन है, जो रूटीन है, वो फॉलो करना ही पड़ेगा। सो गेट रेडी फॉर द सेम टेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके जी। नेक्स्ट क्लास से पहले तक जिसका टेस्ट हो जाएगा विल बी इन द क्लास, अदरवाइज क्लास में एंट्री नहीं है। आप धरती पे थे, आकाश में थे या कहां थे, डजंट मैटर फॉर मी, सबके लिए मैं, ठीक है। लेट अस कंटिन्यू। चैप्टर कौन सा, 9। चैप्टर का नाम बता दो, सॉरी, फ्लूइड। चैप्टर 9 11th क्लास के एंड में पहुंच गए हैं। फ्लूइड में लास्ट में पहुंच गए हैं। सरफेस टेंशन से रिलेटेड 2-3 टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, यानी नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। रेडी फॉर द क्लास नाउ मैम। हाँ, इससे जैसे कर रहे हैं ना, इस सरफेस टेंशन से उसमें चेंजेस आते, क्या होता है सरफेस टेंशन, पहले पढ़ा दूं फिर पता चलेगा कैसे करने से क्या हो रहा था, ठीक है। देखें जरा, सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन को कुछ बुक्स में S, कुछ बुक्स में T से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। यू नो, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए व्हाट वी यूज, सोप और डिटर्जेंट, है ना, सोप और डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट वाटर में मिक्स करने से ऐसा क्या हो जाता है कि क्लोथ्स में जो डर्टी स्टेन्स होते हैं वो इजीली वॉश हो जाते हैं। तो सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि सोप और डिटर्जेंट जब वाटर में मिक्स करते हैं तो वाटर की सरफेस टेंशन कम हो जाती है, जिससे वो इजीली डर्टी स्टेन्स को रिमूव कर देता है। तो सरफेस टेंशन है क्या, पहले वो पढ़ते हैं, फिर इसके यूज, इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। क्या करती है ये प्रॉपर्टी, देखें जरा। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। हमें कोई भी वॉल्यूम गिवन हो तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा। एक गिवन वॉल्यूम से हमने एक क्यूबॉइड बना लिया, एक हमने स्फीयर बनाया, एक क्यूब, एक पैरेललोपाइड कह सकते हैं, और एक हमने बना लिया कोन, बहुत सारी शेप बना ली। तो सबसे कम एरिया किसका होगा, डोंट नो, दैट विल बी अ स्फीयर। सबसे कम एरिया किस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम सबका सेम है, सरफेस एरिया सबसे कम किसका होगा, स्फीयर का। मिनिमम सरफेस एरिया दैट इज स्फेरिकल सरफेस एरिया, और वी कैन से स्फेरिकल शेप। लिक्विड्स की टेंडेंसी है कि वो अपना जो सरफेस है उसको स्फेरिकल शेप
में रखते हैं, स्फेरिकल शेप गेन कर लेते हैं, ऐसे या फिर ऐसे स्फेरिकल शेप गेन कर लेते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल, कहीं भी थोड़ा सा वाटर डालेंगे या वाटर ड्रॉप पड़ा है कोई, तो वाटर ड्रॉप फ्लैट नहीं होगा, स्फेरिकल शेप होगी उसकी। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करा होगा, तो उसमें आपको टेस्ट ट्यूब में टाइट्रेशन में अपर मेनिस्कस या लोअर मेनिस्कस वर्ड यूज कराए होंगे कि कलरलेस और एक कलर्ड आ रहा है सॉल्यूशन, तो एक में अपर मेनिस्कस मेजर करने के लिए कहा होगा, एक में लोअर मेनिस्कस मेजर करने के लिए कहा होगा। शायद किसी ने सुना हो, फेस से पता चल रहा है, कुछ ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना है। तो देखें जरा, किसी कंटेनर में हम लिक्विड फिल कर देते हैं, एक कंटेनर में हमने लिक्विड फिल कर दिया है, तो लिक्विड की जो शेप है वो फ्लैट नहीं होगी, कुछ ऐसे होगी, ऐसे होगी, कॉर्नर्स पे फ्लैट नहीं होगा, ऐसे फ्लैक्स ऐसे होगी, स्फेरिकल शेप आएगी। वाटर को हम ग्लास में फिल करेंगे और उसके भी एज पे ध्यान से देखेंगे तो एजेस के पास जो शेप है वो स्फेरिकल शेप होगी। ठीक है जी, तो जो स्फेरिकल शेप आ रही, फ्लैट नहीं, स्फेरिकल आ रही, कुछ लिक्विड्स में ऐसे आएगी, कुछ लिक्विड्स में ऐसे आएगी। ये कौन सा है? कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। जो स्फेरिकल शेप गेन कर रहा है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस टेंशन को एस या टी से रिप्रेजेंट करें, इसका फॉर्मूला बनेगा दैट इज टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। नाम से ही पता चल रहा है, टेंजेंशियल फोर्स मींस फोर्स अलोंग द टेंजेंट। यानी हम यहां देखें तो ये शेप ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा। यानी इस पॉइंट पे सरफेस टेंशन इधर होगी, यहां सरफेस टेंशन की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ऐसे आएगी। सो फोर्स अलोंग द टेंजेंट पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बनना? टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? मानसी मैम, हंशिका, साइलेंट एवरीवन, एसआई यूनिट बता दो जी। फोर्स अपॉन लेंथ। मानसी का आंसर नहीं आया अभी तक, सॉरी, न्यूटन पर मीटर। होप अंडरस्टूड। फोर्स यानी मीटर, फोर्स यानी मीटर, न्यूटन, लेंथ यानी मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। प्रेजेंट ऑल ऑफ यू। व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? समीर, नाम से पता चल रहा है टेंजेंशियल फोर्स है, तो ये भी उसी डायरेक्शन में होगा, किधर होगी? अलोंग द टेंजेंट। ये हमेशा जहां भी सरफेस टेंशन की डायरेक्शन शो करनी है वहां टेंजेंट ड्रॉ करने। यहाँ शेप ऐसे जा रही थी, टेंजेंट ऐसे आ गया, यहाँ ऐसे आ रहा है तो यहाँ टेंजेंट इधर हो गया। क्या डायरेक्शन होगी? ऑलवेज अलोंग द। ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या देख, ट्रेलर देख के आ रहे हैं ना? हाँ, क्या याद आ रहा है ऐसे? पता नहीं, मुझे तो ऐसे दिखा। अच्छा ठीक है। हाँ जी, हाँ जी रुद्रांशु मैम। स्केलर और वेक्टर, ऑब्वियसली the magnitude है, डायरेक्शन of it is a वेक्टर नहीं, स्केलर है। रीजन बता दो सर, रीजन क्या होगा? आदित्य, रिचा, जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ा होता है, मिनट कम है। क्या लिखूं? वेक्टर एडिशन वाला? फॉलो नहीं करता, क्या बोलते हैं? हाँ जी, बिकॉज इट डजंट ओबे, इट डजंट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ जी,
एनकरेजमेंट तो बनता है ना। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सबसे पहले रुद्रांशी ने सही आंसर दिया था, मैंने सुन लिया था, बट मैंने उनका नाम नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था उनको पता है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा था कि शायद उधर नहीं पहुंची होगी साउंड, बट सुन लिया था। इट डजंट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो डेफिनेशन हमारे सामने है, फॉर्मूला हमारे सामने, शो कैसे करेंगे, डायग्राम भी हमारे सामने। अब क्वेश्चन आया, इस सरफेस टेंशन एक्ट क्यों करती है, एक्ट कैसे करती है, उसको समझने के लिए, सरफेस टेंशन को समझने के लिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे। व्हाट आर दे, देखिए जरा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होगा, फोर्स बिटवीन, सुहानी मैम क्या लिख दूं, फोर्स बिटवीन टू और मोर एटम्स। व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, नैतिक साइलेंट प्लीज, जिया, हाँ जी, इंटरमोलिकुलर, नैतिक का आंसर नहीं है, क्या लिख दें, फोर्स बिटवीन टू और मोर मोलिक्यूल्स, लिख लेंगे, फोर्स बिटवीन टू और मोर मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होगा, जल्दी बताएं। एंड अनदर इज एडहेसिव फोर्स। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें नीड है सरफेस टेंशन को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, जो हमें यूज करनी है। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, को का मतलब होता है सेम, ओ मींस सेम, यानी फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ, को का मतलब सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा, दैट इज कोहेसिव। तो एडहेसिव क्या होना चाहिए, गर्वित, वासिका, होप यू अंडरस्टूड। क्या लिखेंगे, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट substances, like स्टाइलस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में, तभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गली मैं बेंड नहीं कर पा रहा, इसे बेंड नहीं हो रहा है, मींस इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड सारे मॉलिक्यूल्स सेम मटेरियल के हैं, सो दैट इज कोहेसिव। एडहेसिव का एग्जांपल, हम मार्कर से या पेन से नोटबुक पे लिखते हैं, तो पेन में से इंक के मॉलिक्यूल्स नोटबुक पे स्टिक कर जाते हैं, तभी तो लिखा जाता है, स्टिक कर जाते हैं इंक के मॉलिक्यूल्स। तो वहां इंक मॉलिक्यूल्स एंड पेपर मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स हुआ, एडहेसिव फोर्स हो गया। आपने देखा होगा फेविकोल, फेविक्विक, सुना है ना, उन सब पे लिखा होता है स्ट्रॉन्ग एडहेसिव्स, घर जाके देखना होगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग एडहेसिव लिखा होता है उसके ऊपर। स्ट्रॉन्ग एडहेसिव यानी वहां वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, चिपक जाते हैं आपस में, दैट्स व्हाई दे रिटन स्ट्रॉन्ग एडहेसिव्स। एडहेसिव मींस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा। ये जो फोर्सेज हैं ये कितने डिस्टेंस तक एक्ट करेंगे, दैट इज नेम्ड, कहां तक एक्ट करेंगे उसे बोलेंगे इंटर मोलिक्यूलर रेंज। इंटरमोलिक्यूलर रेंज क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर रेंज इज द डिस्टेंस up to which a molecule can exert force on another molecules। एक मॉलिक्यूल कितने डिस्टेंस तक
अनदर मॉलिक्यूल्स पे फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, दिस डिस्टेंस इज नेम्ड इंटरमोलिक्यूलर रेंज। और इंटरमोलिक्यूलर रेंज के बराबर एक थिन लेयर होगी विच इज नेम्ड सरफेस फिल्म। व्हाट इज सरफेस फिल्म समझते हैं जरा। अगेन लेट मी टेक a container containing liquid, इसमें लिक्विड फिल कर दिया हमने अप टू अ सर्टेन हाइट लाइक दिस। लिक्विड फिल कर दिया हमने इसके अंदर, तो शेप कैसी आएगी? शेप कुछ इस तरह से आएगी लाइक दिस। यहां शेप ऐसे है तो यहां सरफेस टेंशन इधर एक्ट करेगी और यहां पे इधर एक्ट करेगी लाइक दिस। शेप ऐसे आ रही है। अब ये सरफेस टेंशन एक्ट कर क्यों रही है, उसका रीजन क्या है? उस रीजन के लिए व्हाट वी डू, थोड़ा सा डायग्राम को समझेंगे। हमने मान लेते हैं लिक्विड यहां तक फिल कर दिया है, गॉट इट। एक मॉलिक्यूल यहां पड़ा हुआ है, इसकी इंटरमोलिकुलर रेंज क्या है? इंटरमोलिकुलर रेंज का मतलब ये कितने डिस्टेंस में अपने चारों तरफ फोर्स लगा सकता है। इसको सेंटर मान के मैंने ड्रॉ कर दिया। ये मान लेते हैं ये है इंटरमोलिकुलर रेंज, यानी इतने डिस्टेंस तक ये मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ कोई भी मॉलिक्यूल आएगा उस पर फोर्स लगा देगा, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज नोन एज इंटरमोलिकुलर रेंज। ऑल डायरेक्शन में होगी, इस पे फोर्स ऑल डायरेक्शन में लगेगा, इधर भी ऑल डायरेक्शन में लगेगा इस पे फोर्स, क्योंकि चारों तरफ मॉलिक्यूल है। ये सब पे लगाएगा तो बाकी सब पे इस पे लगाएंगे, यानी इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। बट इसी में हम चलेंगे तो एक टर्म आई सरफेस फिल्म। जितना इसका इंटरमोलिकुलर रेंज है, जितना इसका इंटरमोलिकुलर रेंज है, इतनी ही थिकनेस की एक लेयर हम इमेजिन करेंगे, दिस वन। इसे बोलेंगे सरफेस फिल्म। अलग से नहीं दिखेगा, लिक्विड नॉर्मल फिल कर रखा हमने, अलग से नहीं दिखेगा हमें, बट जो सरफेस टेंशन का फिनोमेना है वो इस लेयर में काम करेगा, अंदर नहीं काम करेगा। कहां काम करेगा? ऑन द सरफेस। सरफेस पे भी कितने डिस्टेंस में काम करेगा और क्यों करेगा वो समझाना है, समझाने का है। होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड जी। सरफेस फिल्म इज अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड एट सरफेस हैविंग थिकनेस, कितनी होनी चाहिए थिकनेस? हैविंग थिकनेस equals to intermolecular range। इंटरमोलिकुलर रेंज के इक्वल एक थिन लेयर हम इमेजिन करेंगे, इस लेयर में हो रहा है सरफेस टेंशन का फिनोमेना। समझने के लिए मैंने काफी थिक लेयर शो करी है, बट प्रैक्टिकली इस लेयर की थिकनेस इस लाइन से भी हजारों गुना कम होती है। रियल में डेली लाइफ में जो लेयर है वो वेरी वेरी स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना है, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना है। इस थिकनेस, इस लाइन की थिकनेस से भी हजारों गुना कम होती है, वो वेरी स्मॉल इट इज। बट समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा शो कर दिया है। इस पूरे में लिक्विड है, यहाँ भी एयर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ सरफेस टेंशन क्यों काम करे समझते हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ मैंने इमेजिन करा, इस पे चारों तरफ इक्वल मॉलिक्यूल है, यानी जितना फोर्स इस पे इधर लगेगा उतना इधर भी लगेगा। इस पे नेट फोर्स ऑल डायरेक्शन से इक्वल लग रहा है, सो जीरो हो जाएगा। यहाँ भी कोई मॉलिक्यूल होगा तो उस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इस लेयर के लोअर मोस्ट पार्ट में कोई मॉलिक्यूल है तो उस पे भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ इक्वल है, चारों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नेट फोर्स बिकम्स जीरो। एक मॉलिक्यूल इसमें थोड़ा सा ऊपर है, यहां है, तो इसका जो इंटरमोलिकुलर रेंज ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा।
इस पे देखें तो यहां मॉलिक्यूल है बट ऊपर तो एयर है, लिक्विड के मॉलिक्यूल नहीं है, तो इस पे नीचे फोर्स कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है? नीचे फोर्स ज्यादा लग रहा है, ऊपर कम लग रहा है, ऊपर फोर्स कम लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा स्फीयर का लोअर हाफ पार्ट में मॉलिक्यूल ज्यादा है, ऊपर यहां पे तो है नहीं ना मॉलिक्यूल सॉरी, सिर्फ इतने से पार्ट में है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। कोई वन मोर मॉलिक्यूल बिल्कुल टॉप में मान लेते हैं यहां पे, तो इस मॉलिक्यूल पे यहां इमेजिन कर लिया तो इसका जो इंटरमोलिकुलर रेंज से जो लेयर बनेगी ये आएगी। इसमें क्या हो रहा है? ऊपर तो मॉलिक्यूल है, ऊपर तो लिक्विड है, नीचे नहीं है। ऊपर लिक्विड है नहीं है, ऊपर तो एयर है, नीचे लिक्विड है, तो नीचे तो मॉलिक्यूल है जिस पे फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर है ही नहीं, ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो ऊपर फोर्स तो ना के बराबर लग रहा है। एयर मॉलिक्यूल का फोर्स लिक्विड के रेस्पेक्ट में तो ना के बराबर होगा, मतलब इस पे इस लेयर के बॉटम पार्ट पे यहाँ नेट फोर्स जीरो है सब पे। कोई मॉलिक्यूल यहाँ है उस पे फोर्स जीरो, थोड़ा सा ऊपर गए फोर्स बढ़ गया, ऊपर गए और बढ़ गया, टॉप मोस्ट जो पॉइंट है, टॉप में जो मॉलिक्यूल है उस पर फोर्स सबसे ज्यादा है। यानी इस लेयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, दे आर नॉट एट रेस्ट, उन पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो वो स्टेबल तो होंगे, वो इक्विलिब्रियम में आना चाहेंगे, तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए उन पे फोर्स लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शेप फ्लैट नहीं, प्लेन नहीं, कैसे बन जाती है? कुछ लिक्विड्स में ऐसे बनेगी, क्या बोलेंगे इसे? कॉनकेव। कुछ लिक्विड्स में ऐसे बनेगी कॉन्वेक्स। वो इस लेयर में हो रहा है सब कुछ, अंदर नहीं है कुछ भी। सरफेस टेंशन कहां काम करती है? ऑन द सरफेस, सरफेस पे काम करती है, वो सरफेस फिल्म के अंदर काम करती है, दैट इज सरफेस टेंशन। ये समझाने का था, एग्जाम में आता नहीं है ये चीजें, बट समझाने के लिए था कि डोंट नो, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो लिक्विड से बातें करते हो, करते हैं, लिक्विड को फील करते हैं, डोंट नो, लिक्विड में कभी इतना सोचते हैं कि यहाँ पे हमने ऐसे करा, वाटर के अंदर मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, जैसे हटा मॉलिक्यूल फिर पास आ गए, ऐसा क्या हो रहा है उसके अंदर? अभी नहीं, क्लास के बात कर लेना, है ना, वो अभी वाटर बोतल में वाटर फिल्ड हो, भी बातें करने लगी, क्लास के बाद प्लीज, ठीक है, ड्रिंक भी कर लेना और बातें भी कर लेना, ठीक है। सुहानी मैम आज ज़्यादा एक्साइटेड है, अच्छा ठीक है, वाटर में ना, है ना, वो लिक्विड में लगती है, आप भी एक्साइटेड हैं। अच्छा, घूम के आए बाहर, तो 2 दिन बाहर थे, तो वहीं की चीज़ दिमाग में चल रही है। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्लियर है, द टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, फॉर्मूला टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। टू डिफाइन सरफेस टेंशन छोटे छोटे टर्म्स हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरएटॉमिक फोर्स, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, इंटरमोलिकुलर रेंज एंड सरफेस फिल्म। एक छोटा सा टॉपिक और इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ, विच इज नेम्ड सरफेस एनर्जी। इसे सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी कह देते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U। सरफेस एनर्जी is defined as it is the work done by external force, work done by external force to do what? सरफेस टेंशन क्या करती है? एरिया को मिनिमम या मैक्सिमम, एरिया को कम करती है, मिनिमाइज करती है। मैम बी प्रेजेंट इन द क्लास, है ना, क्लास में नहीं आप, जी हाँ मैम, पेन रख दो, बाद में लिख लेना कोड, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या करती है? एरिया को मिनिमाइज करती है। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा? उसके ऑपोजिट काम करेगा, मींस इट वुड डू व्हाट?
एरिया को बढ़ाएगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया स्लोली। एनर्जी कहीं भी आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी आ जाए, हमेशा वी शुड मार्क स्लोली। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स स्लोली। सिचुएशन क्या है? एरिया इंक्रीज करना है। वर्क डन का फॉर्मूला बता दो जी। वर्क डन का फॉर्मूला पता है किसी को? एफ डी एक्स कॉस थीटा में एफ कौन सा है? इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल आएगा, एफ एक्सटर्नल। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो लेट अस चेक। ये कांस्टेंट है वेरिएबल, कर ले चेक। कैसे चेक करेंगे देखें जरा। हमने एक फ्रेम ले लिया इस तरह से, एक फ्रेम इस तरह से हमने बनाया। कैन इमेजिन? एक स्टील वायर ली हमने, वायर से एक फ्रेम बना लिया, यू शेप्ड फ्रेम बना लिया। इसके ऊपर एक यहां एक स्लाइडिंग वायर लगा दी इस तरह से, जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है। इसका ये साइड मान लिया हमने L, ये भी L होगा। गॉट इट? ये स्लाइडिंग है, मतलब ये वायर आगे पीछे स्लाइड कर सकती है। इसको हमने उठाया, सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया। यू नो सोप सॉल्यूशन क्या होता है? वाटर में सोप या डिटर्जेंट मिक्स कर दिया, या फिर आपने कई बार देखो ना बबल्स लिक्विड में डिप करके फिर ऐसे बबल्स उड़ाते हैं। बबल्स उड़ाते देखा? अलग अलग फ्रेम होते हैं, नहीं देखा? बचपन में उड़ाते होंगे, अब भी उड़ाते हैं स्वाद में। हाँ, कई बार अभी हमें देखने को तो मिलता ही। बिल्कुल कैसे करेंगे? उसमें उसको डिप करा हमने लिक्विड में, जैसे बाहर निकालेंगे तो उसमें एक लेयर बन जाती है सोप फिल्म की। ऐसे इसको भी डिप करके बाहर निकालेंगे तो इस पे इतने से पार्ट देखिए क्लोज है, तो ओपन यहां नहीं बनेगी, यहां सोप सॉल्यूशन की एक लेयर बन जाएगी। एंड इट इज वेरी इजी, यू कैन ट्राई दिस वन एट योर होम, इट इज नॉट डेंजरस। ठीक है, देखें जरा प्लीज। जैसे इसको डिप करके बाहर निकाला, इसमें सोप सॉल्यूशन की एक लेयर बन गई, जिसमें सरफेस टेंशन क्या करेगी? एरिया को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? सरफेस टेंशन एरिया को मिनिमाइज करेगी, यानी इधर से अंदर खींचेगी, ऐसे चारों तरफ से सरफेस टेंशन तो इसे अंदर की तरफ खींचेगी, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहेगी। अब ये तो रिजिड है, ये तो अंदर आ नहीं सकते, ये स्लाइडिंग है, ये अंदर आ सकती है। ये क्या है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। यहां सरफेस टेंशन अंदर की तरफ एक्ट करेगी, इस वायर को अंदर खींचेगी। हम क्या करेंगे? इसके अपोजिट इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो जो यहाँ पे लेयर बनी हुई थी, थिन लेयर ऑफ सोप सॉल्यूशन बनी हुई है, वेरी जेंटली इसे खींचेंगे स्लोली, तो आप देखेंगे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, खींचेंगे तो इसकी जो लेयर है वो स्ट्रेच हो जाएगी, बर्स्ट नहीं होगी, एरिया बढ़ जाएगा। ये मान लेते हैं हमने खींच के स्लाइड करा के यहां ले गए, ऐसे कितना आगे ले गए? लेट मी टेक डेल्टा एक्स या डी एक्स, जो लिखना चाहिए। कितना आगे ले गए? डी एक्स। जो लेयर यहां थी और वो लेयर यहां तक फैल गई है। लेयर का एरिया, सोप सॉल्यूशन की जो फिल्म बननी है, उस फिल्म का एरिया इसने बढ़ा दिया है। क्लियर है? तो ऐसा करने में हमें चेक करना था कांस्टेंट है वेरिएबल। एज एफ एक्सटर्नल कितना होगा? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन से ज्यादा या कम? इधर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से, उससे ज्यादा फोर्स लगाएं या कम लगाएं? ज्यादा लगाया तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, स्लोली नहीं रहेगा। कम लगाएंगे तो एक्सटेंड ही नहीं होगा। कितना लगाएंगे? इक्वल लगाएंगे, इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बताना जी वंशिका मैम।
फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। हमें फोर्स चाहिए ना, तो लेंथ को ऊपर ले जाएंगे, क्या फॉर्मूला बना, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ आ जाएगा। दैट क्लियर। यहाँ एक पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है, यहाँ L नहीं 2L आएगा। क्यों आएगा 2L, ये हमें समझना है, समझे जरा। यहाँ पे वेरी थिन लेयर है, ये स्लाइडिंग वायर ऐसे मान लो, इस पे थिन लेयर ऐसे बनी हुई है, इस कितना भी थिन क्यों ना हो सरफेस पे एक्ट करेगी सरफेस टेंशन, यानी यहां एक्ट करेगी ऐसे, और इधर भी तो सरफेस है, कितना भी थिकनेस कम क्यों ना हो इधर अलग से एक्ट करेगी, इधर अलग से एक्ट करेगी। L लेंथ पे यहां एक्ट कर रही है, कितना हो गया F इंटू एल, और L लेंथ पे इधर भी एक्ट कर रही है, दोनों तरफ अलग अलग एक्ट करेगी, तो S इंटू एल, S इंटू एल यानी S इंटू 2L आ जाएगा। अब जैसे जैसे इधर लेके जाएंगे कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, सरफेस टेंशन तो सेम ही रहता है, L लेंथ ये है, ये भी सेम ही रहेगा। सो कितना आ रहा है, वेरिएबल या कांस्टेंट, एक्सटर्नल फोर्स क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट आ गया तो इंटीग्रेशन की नीड नहीं है, पक्का इंटीग्रेशन की नीड नहीं है। क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, इट बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्सेस S इंटू 2L इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, cos थीटा कितना है, क्योंकि फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। सो क्या आंसर बना, S इंटू 2L dx। दक्ष जी व्हाट इज L dx, सॉरी L इंटू dx, dx डिस्प्लेसमेंट है, L इज द लेंथ, तो लेंथ इंटू डिस्टेंस क्या होगा, एरिया। ये L है और ये dx है, ये L है तो ये भी L होगा ना, ये L और ये dx, तो ये आ गया ना L इंटू dx, ये क्या होगा एरिया, इनिशियल एरिया फाइनल एरिया, कौन सा एरिया आएगा ट्रांजिशनल, L इंटू dx है इनिशियल एरिया फाइनल एरिया, कौन सा एरिया लिखें जल्दी बताओ, तो बातें आ रही थी, कौन सा एरिया, फाइनल इनिशियल, नाइदर इनिशियल नॉर फाइनल, ये तो इंक्रीज इन एरिया है, चेंज इन एरिया है। ये इनिशियल एरिया था, इनिशियल एरिया यही तो था, ये इनिशियल है फाइनल है, तो ये क्या है जो एक्स्ट्रा है इंक्रीज हुआ है, क्या लिखते हैं डेल्टा ए। क्या आएगा L dx है 2L dx, क्योंकि L dx एरिया यहां बढ़ा है और L dx एरिया पीछे भी तो बढ़ गया, क्योंकि सरफेस टेंशन यहां भी काम कर रही है, यहां भी काम कर रही है। सो कंप्लीट जो होगा वो डेल्टा ए है। व्हाट इज डेल्टा ए, चेंज इन एरिया। इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, डेरिवेशन भी आ जाता है बट चांस कम है, न्यूमेरिकल पक्का आता है। व्हाट इज सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ठीक है जी, डू फास्ट एवरीवन, तब तक मैं HW मार्क कर दूं, जल्दी से नोट डाउन करें, टिल दैट लेट मी मार्क HW, डू फास्ट प्लीज।